मित्रों नमस्कार। आपका प्रज्ञा प्रवाह चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आपका यह चैनल प्रतियोगी परीक्षार्थियों, विद्यार्थियों और अध्येताओं को समर्पित है। प्रतियोगी परीक्षा में मुख्य परीक्षा का जो भाग है उसमें निबंध सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है और सबसे ज़्यादा यह वेरिएशन क्रिएट करता है। सबसे ज़्यादा अंकों में अंतर अगर कहीं पर है तो वह निबंध में है। उसका कारण यह है कि निबंध की जो मांग होती है, निबंध की जो अपेक्षा होती है, उस पर अधिकांश प्रतियोगी खरे नहीं उतरते और जो उस कसौटी पर खरे उतरते हैं उन्हें निश्चित रूप से बहुत अच्छे अंक मिलते हैं। आज हम निबंध की क्या कसौटी है, निबंध का स्वरूप क्या है, उसका क्षेत्र क्या है और उसमें किन किन तथ्यों का ध्यान रखा जाना चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम निबंध शब्द पर आते हैं। यह नी और बंध दो शब्दों से मिलकर बना है। नी का अभिप्राय होता है संस्कृत में निःशेषेण, जो पूरी तरह से बंध, बंध अर्थात बांध ले। बांधने का अभिप्राय यहाँ पर अगर हम देखें व्यवहारिक रूप में तो एक तो जिस विषय वस्तु पर हम निबंध लिख रहे हैं वह विषय वस्तु संपूर्ण रूप से उस हमारे लेखन शैली में, हमारे लिखने में समाहित हो जानी चाहिए। और दूसरा तथ्य यह भी ध्यान में रखिए कि यह न केवल विषय वस्तु को बांधे बल्कि हमारी विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण इस प्रकार से हो कि परीक्षक भी उसमें बंध जाए। अर्थात जैसे ही आपकी प्रस्तावना से शुरू करे और जब तक उपसंहार ना आए तब तक परीक्षक उसमें पूरी तरह से बंधा रहे, उसमें पूरी तरह से जुड़ा रहे, उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व रहे, इंक्लूड रहे और उसका मन हटे ही ना। तो यह निबंध का अभिप्राय है। विषय वस्तु की दृष्टि से संपूर्ण तथ्यों का समावेश हो और परीक्षक की दृष्टि से इतनी आकर्षक शैली हो कि फिर उसकी आंख हटे ही ना। यह हो गया निबंध। अब निबंध उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में 3 खंडों में वर्गीकृत किया गया है, 3 खंडों में विभाजित किया गया है। पहला खंड है साहित्य एवं संस्कृति। इसमें 3 क्षेत्र हैं, साहित्य एवं संस्कृति का क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र। हम पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं। साहित्य एवं संस्कृति, कभी कभी इन तीनों को एक साथ करके निबंध पूछ लिया जाता है, जैसे सत्ता, साहित्य और संस्कृति का संबंध। अब यहाँ पर देखिए साहित्य आ गया, राजनीतिक क्षेत्र में सत्ता आ गई और संस्कृति भी इसमें समाहित हो गई। इस प्रकार से यह जो क्षेत्र है यह हमारे साहित्य और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। इसमें अमूमन जो प्रश्न पूछे जाते हैं हमेशा, अगर आप इस केवल एक टॉपिक को तैयार कर लें तो समझिए कि इसका जो शीर्षक है, शीर्षक ही पूरी तरह से आपके निबंध के प्रश्न पत्र के रूप में छपा रहता है। इसका अभिप्राय यह है कि सिलेबस में ही जो प्रश्न पत्र है वो डिक्लेयर कर दिया गया है कि कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा। हमेशा आप देखें तो यही रहता है, कभी पूछ दिया जाएगा साहित्य और समाज का संबंध, कभी साहित्यकार का सामाजिक दायित्व, कभी साहित्य का सामाजिक दायित्व, कभी साहित्य समाज का दर्पण है, साहित्य और नैतिक मूल्य, जैसा कि 2019 में पूछा गया था। 2019 का निबंध का पेपर हमारे पास है, इसमें पूछा गया था साहित्य और नैतिक मूल्य। 2018 में पूछा गया था साहित्य का सामाजिक दायित्व। फिर इसी प्रकार से पूर्व के प्रश्न पत्रों में भी इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। साहित्य समाज का दर्पण है, साहित्य समाज का दीपक है, साहित्य समाज का दर्पण नहीं बल्कि प्रतिबिंब है। इस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा क्षेत्र है सामाजिक क्षेत्र। सामाजिक क्षेत्र में देखिए कि आप समाज में रह रहे हैं तो समाज में आप देखें कि कौन कौन सी घटनाएं घटित हो रही हैं। एक तो समाज का जो परंपरागत आधार, हमारा समाज किससे बना हुआ है। अगर हम लैंगिक दृष्टि से देखें तो पुरुष और महिला की दृष्टि से, तो सबसे बड़ा जो हमारा दूसरा अंग है जिसको हम आधी दुनिया कहते हैं, उससे संबंधित जो समस्या है, उससे संबंधित जो विषय वस्तु है वह हमेशा पूछी जाती है। अर्थात नारी से संबंधित, सामाजिक क्षेत्र में महिला से संबंधित प्रश्न हमेशा रहता है, चाहे वह नारी सशक्तिकरण के संदर्भ में हो, चाहे बढ़ते हुए, जैसे 2019 में पूछा गया था यौन अपराध कारण और निवारण। तो यौन अपराध वस्तुतः किससे संबंधित है? यौन अपराध महिलाओं से संबंधित है। हम देखते हैं निर्भया कांड से लेकर के
अद्यतन ढेर सारी घटनाएं घटित होती रहती हैं जो कि ये सीधे सीधे समाज को प्रभावित करती हैं। अर्थात समाज को प्रभावित करने वाले समाज के ज्वलंत मुद्दे चाहे महिला सशक्तिकरण से संबंधित हो, कभी कभी अंधविश्वास से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी जातिवाद और सांप्रदायिक समस्या से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अर्थात आप अब देखें कि समाज किन किन रूपों में सामाजिक समस्याओं का सामना कर रहा है, किन किन रूपों में ज्वलंत समस्याएं उसके सामने आ रही हैं, महिला के संदर्भ में, सामाजिक विद्रूपताओं के संदर्भ में, संप्रदायवाद के संदर्भ में, हिंसा के संदर्भ में, इत्यादि रूपों में। इसके बाद तीसरा क्षेत्र है राजनीतिक क्षेत्र। राजनीतिक क्षेत्र में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, भारत में लोकतंत्र की स्थिति, भारत में लोकतंत्र की प्रगति, हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं जिसमें न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका का समन्वय इत्यादि रूपों में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हमें यह देखना है कि साहित्य और संस्कृति के निबंध को हम किस रूप में प्रस्तुत करें। आगे हम इस पर चर्चा करेंगे कि वस्तुतः निबंध के प्रस्तुतिकरण का आधार क्या होना चाहिए। तो इसमें यह ध्यान रखें कि वस्तुतः जो साहित्य है और जो संस्कृति है, इसका निर्माण कहाँ से हुआ है? इसका निर्माण हुआ है हमी से, अर्थात मनुष्य से। यह दोनों तथ्य सीधे सीधे मनुष्य से जुड़े हुए हैं। साहित्य में लगा हुआ हित शब्द बताता है कि मनुष्य के हित से जुड़ा हुआ है, और संस्कृति शब्द भी हमारे यजुर्वेद में संस्कृत की बहुत ही अच्छी परिभाषा दी गई है। सा संस्कृति प्रथमा विश्ववारा, अर्थात संस्कृति वह है जो पहली बार विश्व के कल्याण के लिए प्रयुक्त हुई। आगे के व्याख्यानों में हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ पर केवल यह कहना है कि संस्कृति शब्द वस्तुतः कृति और संस्कृत से बनी है। जब कृति को संस्कारित कर दिया जाए, जब कृति को परिष्कृत कर दिया जाए। इसीलिए एक महान समाजशास्त्री हर्षकोविट्स ने कहा है कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। अर्थात आप पर्यावरण को देखिए, उसमें जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, जो प्रकृति है, और उसके अतिरिक्त जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी चीज़ें संस्कृति में आती हैं। तो इसमें इस प्रकार का जब निबंध लिखें तो कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हमको ध्यान देना है। एक तो यह है कि इन सभी में मानव हित मुख्य होता है। फिर आपको बहुत ही प्रासंगिक उदाहरणों द्वारा इसको आगे स्पष्ट करना है। जैसे आप महात्मा गांधी का उदाहरण ले सकते हैं। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा का मूल्य अगर हम देखें तो कहाँ से पाया? आप देखिए, महात्मा गांधी की आप कहानी से सभी लोग अवगत होंगे। उन्होंने सत्य हरिश्चंद्र नाटक देखा, यह साहित्य ही था। सत्य हरिश्चंद्र नाटक ने उनके जीवन पर इतना अमिट प्रभाव डाला कि उन्होंने आजीवन सत्य के पथ पर चलने का संकल्प ले लिया। वह महात्मा गांधी जो बचपन में फेंकी हुई जूठी बीड़ी पीते थे, पिता से झूठ बोलते थे और काम वासना से इतना ग्रस्त थे कि पिता मरण शैया पर लेटे हुए हैं और वो अपनी पत्नी के पास थे, और उस नाटक का इतना उनके जीवन पर अमिट प्रभाव पड़ा कि फिर उन्होंने आजीवन सत्य को अपनाने का व्रत लिया और उसी सत्य के आधार पर सत्याग्रह का संचालन किया, सफल संचालन किया। और आज उन्हीं महात्मा गांधी का जो जन्म दिवस है वह विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। सदी के महापुरुष के रूप में इनकी गणना की जाती है। तो यह साहित्य का छोटा सा प्रभाव है। दूसरा उदाहरण आप शिवाजी का ले सकते हैं। शिवाजी बहुत ही छोटी रियासत से, बहुत ही छोटे परिवार से संबंधित थे। उनकी माता ने महाभारत की, रामायण की, इन सब की कहानियाँ प्रस्तुत की, उनको सुनाई, और शिवाजी बाद में जो शिवाजी से छत्रपति शिवा बने, वह साहित्य और संस्कृति का ही प्रभाव था। मोहनदास करमचंद गांधी जो मोहनदास से महात्मा बने, जर्नी फ्रॉम मोहन टू महात्मा, यहाँ पर साहित्य और संस्कृति का अमिट प्रभाव है। तो इस प्रकार से प्रासंगिक उदाहरणों द्वारा कहीं पर भी कुछ भी निबंध आए साहित्य और संस्कृति से संबंधित, आपको ऐसे उदाहरण, ऐसे उपमानों द्वारा अपने उसको पुष्ट करना है। फिर उसी प्रकार से सामाजिक क्षेत्र में आप, चूंकि आप अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो एक सामाजिक प्राणी के रूप में आपको सैद्धांतिक बातें नहीं, जो आप वास्तव में अनुभव कर रहे हैं, समाज में जो चीज़ें घटित हो रही हैं, अगर निर्भया की घटना आपको अपील करती है, अंतःतल तक आपको प्रभावित करती है, लगता है कि हमारे घर की बेटी है, हमारे घर की लड़की है,
तो उस चीज़ को उसी प्रकार से हृदयस्पर्शी ढंग से लिखिए, उसको प्रस्तुत करिए, उन घटनाओं के द्वारा पुष्ट करिए। ठीक, उसके पश्चात है राजनीतिक क्षेत्र। राजनीतिक क्षेत्र में हम किस प्रकार से हमारी राजनीतिक यात्रा हुई। भले ही इस समय हम लोकतंत्र के युग में रह रहे हों, लेकिन हमारे यहाँ लोकतंत्र की शुरुआत आप जानते हैं कि जो हमारे प्राचीन विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है ऋग्वेद, वहाँ पर भी सभा और समिति के रूप में लोकतांत्रिक संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। जैन धर्म में गण का प्रयोग किया जाता है और इस प्रकार से वैशाली जो गणराज्य, ये सारी चीज़ें बताती हैं। तो आपको इन सारे निबंधों को इस क्षेत्र से पुष्ट करना है। फिर अगला है विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी का खंड। विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी खंड में आपको यह दिखाना है किस प्रकार से हमारी आदि मानव के द्वारा जब पहली बार आग का आविष्कार किया गया, तो वह आग का आविष्कार, वह ज्योति थी, वह विज्ञान की ज्योति थी जिसने पूरी दुनिया को पलट दिया। चाहे वह आग आज विद्युत के रूप में हो, चाहे भिन्न भिन्न प्रकार के आविष्कारों के रूप में हो। जो पहिया घूमा था छोटा सा, वह पहिया किस प्रकार से प्रगति के रास्ते से होते होते अंतरिक्ष तक पहुंच गया है। और ठीक इसी प्रकार से दूसरे पक्ष के रूप में हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं कि किस प्रकार से उसने जो छोटे छोटे बेडौल हथियारों का प्रयोग किया था, आज वह बेडौल हथियार इतने विनाशक हथियारों के रूप में परिणित हो गए हैं कि आइंस्टीन ने कहा था कि अगर कोई हमसे पूछे कि तीसरा युद्ध होगा या नहीं, तो मैं यह नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये मैं ज़रूर बता दूंगा कि चौथा विश्व युद्ध नहीं होगा, क्योंकि हमने इतने विनाशक हथियार इकट्ठा कर लिए हैं कि कोई बचेगा ही नहीं युद्ध करने के लिए। हमारे पास इतने परमाणु आयुधों का जखीरा है कि यह धरती एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, पूरे 21 बार नष्ट हो सकती है। इस प्रकार से वह जो विज्ञान की यात्रा थी, विकास के रूप में, विनाश के रूप में, उसके दोनों पक्ष हैं। इन दोनों पक्षों को आपको दिखाना पड़ेगा। जैसा कि दिनकर ने कहा था कि सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो छोड़ दे इसे। तो अर्थात इस प्रकार की प्रासंगिक कविताओं से आपको अपने निबंध को पुष्ट करना होगा। फिर निबंध का जो दूसरा खंड का जो दूसरा क्षेत्र है वह आर्थिक क्षेत्र है। हमें किसी भी चीज़ को खोजने के लिए बहुत दूर नहीं जाना है। हम देखें कि आर्थिक क्षेत्र में इसमें कौन सी मुख्य बातें चल रही हैं। तीन आर्थिक क्षेत्र के तीन आयाम हैं, उदारीकरण है, निजीकरण है और वैश्वीकरण है, जिसको संक्षेप में LPG कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, और जी का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन। आर्थिक क्षेत्र का निबंध इसी के इर्द गिर्द घूमता है और अगर सीधे सीधे ना भी आए तो भी आपको LPG का उल्लेख करना है, LPG का उल्लेख करना है। आपको यह बताना है कि किस प्रकार से यह तथ्य ग्लोबलाइजेशन को आगे बढ़ा रहा है, कैसे उसको पीछे कर रहा है। और इसमें ग्लोबलाइजेशन को लिखते समय निश्चित रूप से लिखिए कि वस्तुतः ग्लोबलाइजेशन जो है वह यंत्रों से जुड़ी हुई प्रक्रिया है और हमारे यहाँ वसुधैव कुटुम्बकम के रूप में आंतरिक जुड़ाव की बात कही गई है और इससे अपनी बात को पुष्ट करिए। कृषि, उद्योग एवं व्यापार, यह वस्तुतः परंपरा और आधुनिकता दोनों से जुड़ा हुआ है। कृषि हमारी प्राचीन संस्कृति का, प्राचीन सभ्यता का अंग रही है। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के अभी तक, यहाँ तक कि हमारे उपनिषदों में कृषि को इतनी महत्ता दी गई है कि तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया था अन्नम ब्रह्म, अन्नम बहुकुर्वीत, अन्न ब्रह्म है और अधिक से अधिक अन्न उत्पन्न करो। इसी को हमारे योजनाओं में अधिक अन्न उपजाऊ के रूप में नारा दिया गया था। तो ये इससे संबंधित है। उसके बाद फिर तीसरा खंड आता है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में हम क्या देखते हैं? हम यह देखते हैं कि वस्तुतः जो हमारी इस समय की घटनाएं घटित हो रही हैं, जैसे कि कल देखिए कि इसमें कोरोना महामारी आ गई, तो जो आप यह सीधे सीधे करंट से जुड़ा हुआ विषय है और इस महामारी का क्या प्रभाव पड़ रहा है राष्ट्रीय स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, मानवीय स्तर पर, उद्योग पर, व्यापार पर, इन सारे आयामों को इन घटनाक्रम में आपको दिखाना होता है। फिर तीसरा है प्राकृतिक आपदा। हमने अभी विकास की चर्चा की थी कि किस प्रकार से आदि मानव का विकास हुआ, तो वस्तुतः ये प्राकृतिक आपदाएं, इनमें है तो प्राकृतिक आपदाएं प्रकृति के द्वारा उत्पन्न हुई, लेकिन क्या यह वास्तव में विशुद्ध प्राकृतिक आपदाएं हैं? अगर हम इसका उत्तर देखें तो यह प्राकृतिक आपदाएं न हो करके मानव जनित आपदाएं हैं, मनुष्य के द्वारा उत्पन्न की हुई आपदाएं हैं। चाहे वह ग्लोबल वार्मिंग की बात हो, चाहे बाढ़ की बात हो, चाहे सूखे की बात हो,
अभी कोरोना महामारी के संदर्भ में भी कहा जाता है कि प्रकृति के पर जो अत्यधिक हस्तक्षेप किया गया उससे संबंधित हैं। तो इनको आपको देखना होगा। और फिर यहाँ पर आपको इस उत्तर को लिखते हुए जो हमारी प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति की विरासत है, माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथिव्याः, यह धरती हमारी माता है और हम सब इसके पुत्र हैं, इस भाव को लाते हुए प्राकृतिक आपदाओं के समन को, प्राकृतिक आपदाओं के निवारण को, प्राकृतिक आपदाओं के निस्तारण को प्रौद्योगिकी के साथ नैतिक मूल्यों के द्वारा भी पुष्ट करना पड़ेगा। उसके बाद इसका जो तीसरा खंड है वह है राष्ट्रीय विकास योजनाएं एवं परियोजनाएं। राष्ट्रीय विकास योजनाएं एवं परियोजनाएं में जो भिन्न भिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई गई हैं उनसे संबंधित जो तथ्य हैं वो आपको प्रस्तुत करने पड़ेंगे और साथ में याद दिखाना पड़ेगा कि इन परियोजनाओं का किस प्रकार से जो समाज के विभिन्न तबके हैं, महिला, कमज़ोर वर्ग, अन्य वर्ग, उन पर क्या प्रभाव पड़ता है और वास्तव में क्या यह सफल हुई हैं या असफल हुई हैं, और अंत में आपको सकारात्मक निष्कर्ष के द्वारा अपनी बात को पुष्ट करना होगा। अब यहाँ पर एक तथ्य का और मैं एक तथ्य आपके सामने लाना चाहता हूँ कि वस्तुतः इस प्रकार का विभाजन क्यों किया गया। जो निबंध के 3 खंड हैं, 3 खंड इस रूप में क्यों रखे गए। तो अगर आप ठीक से देखें, अवलोकन करें मूल कर्तव्यों का, तो मूल कर्तव्य में देखिए क्या है। एक मूल कर्तव्य है सामाजिक संस्कृति का आदर करें, राष्ट्रीय धरोहर, राष्ट्रीय स्वतंत्रता को प्रेरित करने वाले तत्वों को सजो करके रखें। तो यह हमारे किस भाग से संबंधित है, साहित्य और संस्कृति से। दूसरा देखिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में मूल कर्तव्य के संदर्भ में क्या कहा गया है। अगर आप ध्यान देंगे तो लगेगा कि वैज्ञानिक और मानवतावादी प्रवृत्ति का विकास करें। तो यह सीधे सीधे इस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये जो हमारे दोनों खंड हैं निबंध के, यह वस्तुतः हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज का प्रतिबिंब है, न केवल एक प्रतियोगी के रूप में, एक अभ्यर्थी के रूप में, बल्कि एक नागरिक के रूप में, एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में भी हमें इन सारे तथ्यों से अवगत होना चाहिए, इस ओर हमें बढ़ना चाहिए। तो मित्रों, यह था जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा निबंध का वर्गीकरण किया गया है, उस पर हमने चर्चा की। अब निबंध का स्वरूप क्या है, निबंध की वास्तविकता क्या है और निबंध का प्रस्तुतिकरण किस रूप में होना चाहिए, इस पर हम लोग अगले व्याख्यान पर चर्चा करेंगे। और अगले व्याख्यान में हम यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के जो निबंध का प्रारूप है उस पर भी डिस्कस करेंगे। यह जो विवेचना है, यह वस्तुतः उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की विभिन्न परीक्षाओं, चाहे वो समीक्षा अधिकारी की हो, चाहे अभी खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा आयोजित होने वाली है, और पीसीएस मुख्य परीक्षा, सभी में समान रूप से उपादेय है। धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि हम अपने इस प्रयास में सफल हुए हैं तो इस प्रक्रिया को लाइक और सब्सक्राइब के द्वारा आगे बढ़ाएं। आपका बहुत बहुत आभार।